बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हम पैराग्राफ नंबर 10 को पढ़ेंगे। आशा करते हैं सभी बच्चे अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी करके रखे होंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज के पैराग्राफ को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है हमारी डेमोक्रेसी यानी हमारे गणतंत्र के बारे में है। ये हमारे डेमोक्रेसी यानी हमारे गणतंत्र के बारे में है और हमारी एकता, अनेकता में एकता, डाइवर्सिटिकल कंट्री है। जैसे कि हमारा भारत आप जानते हैं कि विविधताओं का देश है। यहाँ पे पहनावा और रहन सहन, चाल चलन और क्या ढंग, भोजन सब अलग अलग है सबकी। लेकिन अगर हम अखंडता और एकता की बात करते हैं, उस स्तर पर सभी एकजुट हो जाते हैं और यही हमारे भारत की सुंदरता है, इसको हम कह सकते हैं। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है अमंग द मेजर टास्क बिफोर अस। करा कि हमारे सामने कई प्रमुख, मेजर का मतलब होता है यहाँ पे प्रमुख, टास्क का मतलब होता है कार्य। हमारे सामने कई प्रमुख कार्य हैं, है ना। कई सामने हमारे क्या है, कई अमंग द मेजर टास्क बिफोर अस, हमारे सामने जो कई प्रमुख कार्य हैं। नन इज ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस, उन सभी में किसी का उतना बड़ा महत्व नहीं है ना। एंड स्टेबिलिटी, और अस्थायित्व नहीं है। दैट द टास्क ऑफ बिल्डिंग अप द यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी, है ना। करा दैट देन द टास्क ऑफ बिल्डिंग अप द यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी। ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जो हमारे बीच जो कई हमारे सामने जो प्रमुख कार्य हैं, उनमें कोई भी कार्य उससे नन ऑफ द ग्रेटर, कोई भी उतना महत्वपूर्ण, बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। किससे? फॉर आवर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, हमारी ताकत और हमारे अस्थायित्व से बढ़कर। स्ट्रेंथ का मतलब आपको बता देना चाह रहे हैं, हमारी ताकत, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थायित्व। हमारी ताकत और हमारे अस्थायित्व से बढ़कर अस्थायित्व हो जाएगा। किसका मतलब हो जाएगा? स्टेबिलिटी का मतलब। स्टेबिलिटी का मतलब अस्थायित्व हो जाएगा। तो कह रहा हमारे अस्थायित्व और हमारी ताकत से बढ़कर क्या है, कोई भी दूसरा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। देन द टास्क ऑफ बिल्डिंग अप यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी। देखिए, कह रहा है कि देन द टास्क ऑफ, टास्क मतलब होता है कार्य, ऑफ बिल्डिंग का मतलब होता है निर्माण करना, बिल्डिंग अप द यूनिटी यानी एकता, एंड सॉलिडेरिटी और एकजुटता। याद रखिए, सॉलिडेरिटी मतलब एकजुटता होता है, यूनिटी मतलब एकता होता है। एकता और एकजुटता है कि कार्य की तुलना में कोई भी दूसरा हमारा जो है महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है। ऑफ आवर पीपुल, हमारे लोगों का, करा हमारे लोगों का एकता और एकजुटता, यूनिटी और सॉलिडेरिटी से बड़ा, और उनकी ताकत और उनकी अस्थायित्व, है ना, की तुलना में उनकी एकता और उनकी, है ना, सॉलिडेरिटी यानी उनकी एकजुटता से बड़ा कोई कार्य नहीं है। कि निर्माण से बड़ा कोई कार्य, बिल्डिंग मतलब होता है निर्माण से बड़ा कोई टास्क यानी कार्य नहीं है। तो लेखक कहना चाह रहा है कि सभी महत्वपूर्ण कार्य हमारे सामने हैं। एमंग द मेजर टास्क बिफोर अस, हमारे सामने जो जितने भी कार्य, प्रमुख कार्य हैं, मेजर मतलब होता है प्रमुख कार्य जो हैं, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? इम्पोर्टेंस फॉर आवर स्ट्रेंथ, हमारी ताकत और हमारी मतलब अस्थायित्व के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है? हमारी एकता और एकजुटता का निर्माण करना, हमारे लोगों के बीच एकता और एकजुटता का निर्माण करना। देखिए, हम लोग अलग अलग रहे, इसी कारण मुग़ल आए, शासन करके चले गए, हमको प्रताड़ित किया, हमको अपमानित किया, हमारे देश को लूटा।
ये अनेक रहे, हम लोग एकजुट नहीं रहे, लेकिन अगर हमारे अंदर एकता और एकजुटता रहे तो हम जो है क्या कर सकते हैं, एक महान राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। करा आवर कंट्री ऑफन स्टूड लाइक अ सॉलिड रॉक इन द फेस ऑफ कॉमन डेंजर। करा हमारा देश, आवर कंट्री, ऑफन मतलब होता है अक्सर, हमारा देश अक्सर, ऑफन मतलब क्या होता है, अक्सर, हमारा देश अक्सर क्या रहा, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर। स्टूड मतलब खड़ा रहा, हमारा देश हमेशा क्या है, खड़ा रहा। लाइक अ सॉलिड रॉक इन द फेस ऑफ कॉमन डेंजर, कुछ सामान्य से खतरों को क्या करने के लिए, का सामना करने के लिए हमारा देश एक कठोर चट्टान के रूप में खड़ा रहा। There is the deep underlying unity which runs like a golden thread through all our seeming diversity का, अब ध्यान से इस चीज़ को, लाइन को ध्यान से सुनेंगे तो मीनिंग समझ में आ जाएगा। कह रहा सामान्य से खतरों के बीच, आवर कंट्री ऑफन स्टूड, हमारा देश अक्सर खड़ा रहा। लाइक अ सॉलिड चट्टान यानी लाइक अ सॉलिड रॉक इन द कॉमन डेंजर, है ना, सामान्य से या आम किसी भी छोटे मोटे जो खतरे थे उनके सामने एक कठोर चट्टान के रूप में खड़ा रहा। और करा एंड देयर इज ए डीप अंडरलाइन यूनिटी, और एक बुनियादी, अंडरलाइन का मतलब होगा यहाँ अंडरलाइन नहीं, अंडरलाइन, अंडरलाइन जो अंदर स्थित है यानी बुनियादी, बुनियादी इसका अभिप्राय होता है बुनियादी, लिख लीजिए। कह रहा एक बुनियादी एकता है, एकता, हम लोग डाइवर्स कंट्री में रहते हैं, हम कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो अलग अलग धर्म है, अलग अलग वेशभूषा है, कोई धोती कुर्ता पहनता है, कोई कुर्ता पजामा पहनता है, कोई कुछ और पहनता है, तो यही चीज़ें हैं, डाइवर्स तो हैं हम लोग, लेकिन फिर भी क्या है, एक अंडरलाइंग, एक बुनियादी अंडरलाइंग यानी एक अंतर्निहित हम कह सकते हैं, एक अंडरलाइंग यानी अंतर्निहित या बुनियादी यूनिटी है यानी एकता है, विच रन्स लाइक अ गोल्डन थ्रेड, जो हमारे अंदर दौड़ती है, क्या है, जो हमारे अंदर दौड़ती है, लाइक अ गोल्डन थ्रेड, एक सुनहले धागे के रूप में, थ्रू ऑल आवर सीमिंग डाइवर्सिटी, हमारी सभी, है ना, प्रतीत होने वाली, सीमिंग मतलब हो जाएगा प्रतीत होने वाली, दिखाई देने वाली, डाइवर्सिटी मतलब हमारी सभी दिखाई देने वाली विविधताओं के मध्य, है ना, सीमिंग मतलब होता है प्रतीत होना, प्रतीत होना, हमारी सभी प्रतीत होती हुई जो डाइवर्सिटीज़ हैं, जो विविधताएं हैं, उनके मध्य क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आवर ऑल सीमिंग डाइवर्सिटीज, हमारी सभी दिखाई देने वाली जो डाइवर्सिटीज हैं, विविधताएं हैं, उनके मध्य हमारी एक बुनियादी एकता, और जो एक सुनहले धागे के रूप में क्या है, हमारे अंदर दौड़ रही है ना। इतनी विविधता रहने के बाद भी हम क्या हैं, भारत के अखंडता के लिए एक हैं। आगे क्या रहा है, अब आगे अब कह रहा है, देयर हैव बीन ओकेजन्स व्हेन अनफॉर्चुनेट एंड डिस्टर्बिंग डिविजन्स, कह रहा है ऐसे भी मौके आए हैं, यहाँ पे ओकेजन का मतलब कोई पर्व नहीं होगा, यहाँ पे ओकेजन का मतलब हो जाएगा मौके, ऐसे भी मौके या ऐसे भी चांस आए हैं जब व्हेन अनफॉर्चुनेट, जब दुर्भाग्यपूर्ण या दुर्भाग्य से भरा, डिस्टर्बिंग डिविजन्स, है ना, परेशान करने वाले विभाजन, है ना, एंड सम ऑफ देम अकम्पनाइड बाय वायलेंस, और उनमें से कुछ क्या है, वायलेंस यानी किसके साथ, वायलेंस यानी हिंसा के साथ आए हैं, हैव अपीयर्ड इन आवर सोसाइटी, जो हमारे समाज में दिखाई देते हैं।
कभी कभी ऐसे भी मौके आए हैं, कभी कभी ऐसे भी मौके आए हैं, करा देयर हैव बीन ओकेजन्स, ऐसे भी मौके आए हैं, व्हेन अनफॉर्चुनेट, जब दुर्भाग्यपूर्ण और परेशान करने वाले विभाजन हुए हैं, और उनमें से कुछ क्या है, हिंसा लेकर आए हैं, हिंसा के साथ हुए हैं, और जो हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में दिखाई दिए हैं। लेकिन political democracy and the way it has functioned in our country is surely great achievement। लेकिन जो राजनीतिक गणतंत्र है, लोगों, गणतंत्र का मतलब जनता की सरकार करा, लेकिन जो राजनीतिक गणतंत्र है, एंड द वे इट हैज़ फंक्शनड, और वह तरीका जिससे इसका संचालन किया जाता है, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, इज श्योरली, वह निश्चित ही, अ ग्रेट अचीवमेंट, एक महान क्या है, सफलता है ना, एक महान सफलता है, अचीवमेंट है, एक महान उपलब्धि है, सफलता है। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, है ना, और उपलब्धि है। आगे कह रहा है कि राजनीतिक डेमोक्रेसी, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड द वे इट हैज़ फंक्शनड, और वह रास्ता या वह तरीका जिसके द्वारा इस पर कार्य किया जाता है, आवर कंट्री, हमारे देश में, इज श्योरली अ ग्रेट अचीवमेंट, एक निश्चित ही एक महान क्या है, उपलब्धि है। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि है। हेयर अगेन वी ओ एन इमर्सिबल, है ना, इमिजरेबल है ना, करा यहाँ, हियर मतलब यहाँ होता है बेटा, अगेन दोबारा, वी ओ एन immeasurable debt to Sri J.L. Nehru and his deep achievement to democracy as the form of government। कह रहा है यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, ओ मतलब आभार व्यक्त करना चाहिए। ओ मतलब होता है आभार, आभार व्यक्त करना, आभार व्यक्त करना। हमें यहाँ पर क्या है, इमेजरेबल यानी अथाह या अतुलनीय, अमापनीय, है ना, जिसे मापना, बहुत ढेर सारा आभार क्या करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए। इमेजरेबल डेप्ट यानी महान जो उनके योगदानों को हमको क्या है, आभार व्यक्त करना चाहिए। किसका, श्री जे.एल. नेहरू। जे.एल. नेहरू मतलब क्या, जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनका हमको क्या है, एक बड़ा आभार, एक महान आभार जो है क्या करना चाहिए, व्यक्त करना चाहिए, ज्ञापित करना चाहिए, क्योंकि उनका क्या है, हिज डीप अटैचमेंट टू डेमोक्रेसी, क्योंकि उनका गहरा डीप अटैचमेंट, उनका गहरा लगाव गणतंत्र से था, एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक सरकार के रूप में, एंड इज द वे ऑफ लाइफ, और एक जीवन के रूप में, है ना, एक जीवन के रूप में। आगे देखो बेटा, अगर कहीं समझ में नहीं आएगा तो उसको दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना तो आ जाएगा। देयर इज, है ना, देयर इज, यहाँ पे आगे लिखा देयर इज समटाइम्स इन आवर ओल्डर, देखिए देयर इज समटाइम्स इन आवर ओल्डर कल्चर हेरिटेज टू, कह रहा है देयर इज समथिंग है इन आवर ओल्डर कल्चरल एंड हेरिटेज टू, कह रहा कि कुछ जो है हमारी प्राचीन या पुरानी सभ्यताओं और कल्चर मतलब संस्कृति और हेरिटेज के रूप में भी हमको मिला है, यानी विरासत के रूप में भी हमको मिला है। आई हैव, है ना, आई हैव पर्टिकुलरली, ये जवाहरलाल नेहरू के वर्ड्स हैं। कह रहा, उन्होंने कहा कि कुछ हमको जो है प्राचीन विरासत, संस्कृति या विरासत के रूप में मिले हैं। कह रहा है कि आई हैव पर्टिकुलरली इन व्यू दैट एंड्योरेंस, है ना, एंड्यूरिंग लिखा है, स्ट्रेंथ इन इंडियन, है ना, इंडियन लाइफ
which can best described as the respect for human personality and the spirit of tolerance। अब देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है आई हैव पर्टिकुलरली, हम विशेष रूप से, हम क्या करते हैं विशेष रूप से, पर्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से, इन व्यू दैट इंड्योरिंग स्ट्रेंथ इन इंडियन लाइफ विच कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज द रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड स्पिरिट फॉर टॉलरेंस। कह रहा कि हमारा एक विशेष दृष्टिकोण है, क्या है, इंड्योरेंस स्ट्रेंथ यानी अस्थाई ताकत, किसमें, इन द इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन में अस्थाई शक्ति जो हमें क्या है अच्छे से क्या कर सकता है, डिस्क्राइब रिस्पेक्ट फॉर द ह्यूमन पर्सनालिटी, जो हमें अच्छे से क्या सिखाता है, डिस्क्राइब करना, व्याख्या करना सिखाता है, फॉर द ह्यूमन पर्सनालिटी, क्या है, मानव व्यक्तित्व की, एंड स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, और सहिष्णुता की भावना की। स्पिरिट मतलब हो जाएगा भावना, ऑफ टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता, और हमको सहिष्णुता की भावना की। स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस मतलब सहिष्णुता की भावना, सहिष्णुता। सहिष्णुता की भावना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आई, यहाँ लिखा आई हैव नो डाउट इन माई माइंड, मेरे मस्तिष्क में अब कोई भी संदेह नहीं है कि, दैट मीन्स होता है कि, इट इज़ ओनली बाई मेथड ऑफ परसुएशन एंड म्यूचुअल अकोमोडेशन एंड बाई ए कांस्टेंट सर्च फॉर एरियाज। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कठिन आपको लग रहा होगा, लेकिन बार बार ऐसे ही जब आप पैराग्राफ आपके सामने आएंगे तो आपको ये आसान भी लगने लगेगा। देखिए आगे लिखा है, आई हैव नो डाउट, मुझे कोई संदेह नहीं है, इन माई माइंड, मेरे मस्तिष्क में, इट इज़ ओनली बाई मेथड ऑफ परसुएशन एंड म्यूचुअल एकोमोडेशन, कह रहा है कि ये इट इज़ ओनली बाई मेथड ऑफ, यह केवल उन सिद्धांतों, ये केवल उन सिद्धांतों, और किन सिद्धांतों, मेथड ऑफ परसुएशन एंड म्यूचुअल अकोमोडेशन, मेथड ऑफ मतलब प्रोत्साहन या समझ, परसुएशन का मतलब होता है प्रोत्साहन या समझ, प्रोत्साहन या समझ अथवा आपसी मेल, म्यूचुअल अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, आपसी मेल, आपसी मेल, करा कि समझ अथवा आपसी मेल, समझ अथवा जो आपसी मेल है, समझ है और जो आपसी मेल है, यह केवल ऐसा सिद्धांत है, और बाई कांस्टेंट, देखिए यहाँ पे इसके बाद, एंड बाई कांस्टेंट सर्च फॉर एरियाज एग्रीमेंट एज द बेसिस फॉर एक्शन दैट डेमोक्रेसी एंड वर्क, कह रहा है जो गणतंत्र का कार्य है, जो गणतंत्र का क्या है कार्य है, कि वो क्या करे, समझ और आपसी तालमेल बनाए, आपसी तालमेल बनाए और उस पर कार्य करे, दैट डेमोक्रेसी एंड वर्क, जो गणतंत्र और उसका कार्य है। करा इट इज इन दिस स्पिरिट दैट, करा स्पिरिट का मतलब यहाँ पे भाव से होगा, स्पिरिट का मतलब यहाँ भाव है, भाव, भाव या भावना, भाव है ना, तो भाव है, सॉरी देखिए कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, इट इज है ना, इट इज इन दिस स्पिरिट दैट शैल डिवोट माई सेल्फ टू द ड्यूटीज
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑफिस। तब APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, कह रहा कि इस भावना से मैं जिस पद पर बैठा हूँ, इट इज़ दिस, है ना, यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ दिस, थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले रहे हैं, कह रहा इट इज़ दिस इन दिस स्पिरिट, और इसी भावना और इसी समझ से, इसी भाव से, आई शैल डिवोट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को, स्वयं को समर्पित किया है, टू द ड्यूटीज, है ना, बार बार ये प्रेस हो जा रहा है, ड्यूटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उन पद की जिम्मेदारियों की, ऑफ माई ऑफिस, जो मेरे पद की हैं, आई हैव बीन कार्ड अपॉन टू फिल, जिसे मुझे भरना है। कह रहा मैं हमेशा इसी भावना से जिस पद पर को भरने के लिए मुझे कहा गया है, मैं उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिए मैं खुद को समर्पित कर दूंगा। ठीक है ना। अगला है, अब हम इसके प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न हमारे सामने, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, है ना, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसको ध्यान से समझिएगा। द राइटर थिंक्स दैट, लेखक सोचता है कि, द राइटर थिंक्स दैट, लेखक सोचता है कि, वी हैव नेवर फेस डेंजर, हमने कभी भी जो है खतरे का सामना नहीं किया है। तो ये गलत बात है। राइटर कहता है कि जो हमारा भारत है, ये भारत देश छोटे मोटे समस्याओं में एकदम चट्टान की तरह खड़ा रहता है, तो ये गलत है, कह रहा नहीं कहा है। इन आवर कंट्री देयर इज यूनिटी अंडरलाइंग डाइवर्सिटी, हमारे देश में क्या है, विविधताओं के बीच क्या बुनियादी एकता भी है, तो ये कथन लगभग सही है। और उसके बाद कर आवर सोसाइटी इज ट्राइबल इन ऑर्गेनाइजेशन, ट्राइबल वर्ड ही नहीं आया, इसलिए ये गलत हो जाएगा, पहला गलत है ही है। स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, ये भी गलत है। तो यही चीज़ आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट बेटे। तो जिन बच्चों का ऑप्शन 2 जिन्होंने चिन्हित किया है, जो ऑप्शन 2 लगा रहे हैं, उनका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऐसे ही सभी प्रश्न हल करना, सभी प्रश्नों का उत्तर देना आसान है, कोई प्रश्न कठिन नहीं होता, बस हमारी सोच कठिन और उसको सरल बनाती है। रोज़ प्रयत्न करने से हर चीज़ होता है। जैसे हमारे जो पिछली क्लासेस आप रही होंगी, आप उनको देखे होंगे, वहाँ पर YouTube की तरफ से उन्हीं वीडियोस पे, उन्हीं जो क्लासेस थी, उन्हीं की तरफ से जो है पैसे आते थे, उन्हीं वीडियोस के थ्रू आज हमारे जो प्रीमियम क्लासेस भी चल रही हैं, आप देख ही रहे हैं, जिनमें आप भी एक स्टूडेंट हैं और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। और जो बच्चे नए जुड़ना चाहते हैं, वो भारत के किसी भी कोने में हो, वो 6392 है ना, 126368 है ना, इस पर कांटेक्ट करके, इस पर जुड़ करके वो क्या कर सकते हैं, हमको व्हाट्सएप करके, मेल करके उस पर जुड़ सकते हैं। और जिसका चार्ज केवल 1999 है। और प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन को समझने के लिए आपके लिए एक बेहतर, एक कम शुल्क में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ठीक है, चलिए, जो बच्चे जुड़े हैं वो भी, और जो लाइव में आ गए हैं वो भी, क्योंकि ये वीडियो तुरंत प्राइवेट हो जाना है और उन पर्सनल बच्चों के लिए है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि द ऑथर, यानी द ऑथर बिलीव, यानी लेखक विश्वास करता है या मानता है, डेमोक्रेसी कैन वर्क, कि गणतंत्र कार्य कर सकता है, इफ़ लीडर आर ऑनेस्ट, अगर नेता जो है, जो ईमानदार है, अगर नेता ऑनेस्ट है, अगर लीडर यानी नायक जो है ऑनेस्ट है, तो अभी देखते हैं ये सही है कि नहीं। इफ़ पीपुल पार्टिसिपेट, अगर लोगों की हिस्सेदारी रहती है। इफ़ मेथड ऑफ परसुएशन एंड म्यूचुअल एडजस्टमेंट आर एम्प्लॉयड, अगर इस सिद्धांत पर काम किया जाता है कि म्यूचुअल एडजस्टमेंट, जो आपसी तालमेल है, और परसुएशन और समझ है,
उस पर कार्य किया जाए, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तीसरा ही सही हो जाएगा, क्योंकि परसुएशन और मेथड ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट वर्ड आया है, इसीलिए आपका ये जो है स्टेटमेंट सही हो जाएगा बेटा। और प्यारे बच्चों, ऐसे ही सभी प्रश्नों का उत्तर दे देना है आप सभी को। अब अगला प्रश्न, अगला जो है आपके सामने तीसरा है। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, करा व्हाट इज द परमानेंट ट्रेंड, है ना, व्हाट इज द परमानेंट ट्रेंड, ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द परमानेंट ट्रेंड इन इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन में जो परमानेंट या स्थायी ट्रेंड है ना, क्या रहा है इंडियन लाइफ में, भारतीय जीवन में। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन पर्सनालिटी, की जो मानव ह्यूमन पर्सनालिटी है ना, जो मानव व्यक्तित्व है, उसके लिए हमारे अंदर सम्मान होना चाहिए। लव फॉर एनिमल, जंतुओं के लिए प्रेम होना चाहिए, गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं आया। वर्शिप ऑफ नेचर, प्रकृति में यानी स्वभाव में पूजा का भाव होना चाहिए। हीरो वर्शिपिंग, नायक की पूजा होनी चाहिए, गलत जवाब। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन पर्सनालिटी, मानव व्यक्तित्व का क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, यही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं आगे। आगे कह रहा है श्री नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर रहा। श्री नेहरू आज डीपली अटैच्ड टू, श्री नेहरू यानी कह रहा है कि श्रीमान नेहरू जो थे वो क्या है, गहराई से जुड़े हुए थे किससे, डेमोक्रेसी, इस बात को मानने से कि गणतंत्र ही जीवन जीने का एक तरीका है। डेमोक्रेसी वेस्टर्न पश्चिमी गणतंत्र को मानते थे। डेमोक्रेसी विच एमर्ज फ्रॉम आवर कल्चर, कह रहा कि वह गणतंत्र जो हमारे सभ्यता या संस्कृति से आता है। द इंडियन वे ऑफ लिविंग, गलत जवाब। डेमोक्रेसी एज द वे ऑफ लाइफ, जीवन का ही जो गणतंत्र ही है क्या, जीवन जीने का एक तरीका है। चलिए अगला है, अगला प्रश्न बेटा है पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा, लिखा है, देखिए पांचवा प्रश्न क्या है। द राइटर वॉन्ट्स टू वर्क फॉर, लेखक कार्य करना चाह रहा है, किसके लिए कार्य करना चाह रहा है भैया मेरे, किसके लिए कार्य करना चाह रहा है, कह रहा जस्ट इकोनॉमिक फोर्सेस, आर्थिक ताकतों के लिए। जस्ट सोशल ऑर्डर, सामाजिक कार्यों के लिए। डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी गणतांत्रिक शक्तियों के लिए। नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए काम करना चाहता है, तो ये आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो मे भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला जो पैसेज है, अगला पैसेज जो है उसको शुरू करते हैं। यहाँ पर डेजर्ट दिया गया है, डेजर्ट के बारे में, है ना, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ये पहले वाले से आसान है, 11वां पैसेज थोड़ा सा देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि डेजर्ट इज ए प्लेस, मरुस्थल वह स्थान है, वेयर देयर इज सैंड ऑल अराउंड, सैंड लिखा है, यहाँ पर सैंड होना चाहिए, यहाँ पर ए होना चाहिए, सैंड ऑल अराउंड, जहाँ पर रेत हमारे चारों ओर होती है। कह रहा इट इज हॉट एंड ड्राई प्लेस, यह एक गर्म और सूखा स्थान होता है ना। आगे कह रहा है कि देयर इज वेरी लिटिल रेन इन डेजर्ट, मरुस्थलों में बहुत कम वर्षा होती है। सो वेरी फ्यू ट्रीज ग्रोज देयर, इसीलिए बहुत कम वृक्ष ही यहाँ उगते हैं, है ना। सो वेरी वेरी मतलब बहुत, फ्यू मतलब कम, सम होता है, फ्यू का क्या हो जाएगा, सम, यानी कम या कुछ ही वृक्ष या थोड़े से ही वृक्ष क्या होते हैं, ग्रो हियर, यहाँ उगते हैं, या देयर सॉरी वहाँ पर। अब आगे क्या कह रहा है, द ओनली प्लांट, केवल पौधा दैट ग्रो इन डेजर्ट आर कैक्टस, डेट, पाम एंड थ्रोनी बुशेस,
करा कि वह केवल पौधा जो यहाँ पर उगता है वो क्या है मरुस्थलों में। आर कैकेटस मतलब क्या है नागफनी। कैकेटस कटीला पेड़ होता है, कुछ इस तरह से होता है, आप जानते होंगे, कांटे कांटे स्पाइंस इस पर लगी होती हैं इस तरह से। थ्रोनी होती है, थ्रोन होता है इसमें बहुत सारे, है ना, ऐसे कांटे लगे होते हैं। कैकेटस होता है, इसमें छोटा छोटा ऐसे कई सारा निकला रहता है, ये होता है कैकेटस। मेरे घर पर भी है कैकेटस नागफनी, लेकिन एक चीज़ याद रखना, मेरा घर डेजर्ट में नहीं है, मरुस्थल में नहीं है, फिर भी मेरे घर पर है, तो इस चीज़ को समझ लेना थोड़ा सा, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे घर पर है तो इसका मैं डेजर्ट में रहता हूँ, मैं रहता हूँ ऐसे ही अच्छे स्थान पर, है ना। आगे देखो कह रहा सो वेरी फ्यू ट्री ग्रो देयर, इसीलिए बहुत कम वृक्ष यहाँ उगते हैं। द ओनली प्लांट, केवल पौधे, दैट ग्रो इन डेजर्ट, जो मरुस्थलों में उगते हैं उनमें क्या है नागफनी है, डेट पाम है, खजूर है, थ्रोनी बुशेस है, कंटीली झाड़ियाँ हैं, विच डू नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो, जिन्हें ज़्यादा पानी ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा पानी की ग्रो होने के लिए, विकसित होने के लिए। आगे देखिए बेटा, द सहारा डेजर्ट, द सहारा इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा ही दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इट स्ट्रेस्ड अक्रॉस द होल नॉर्थ अफ्रीका, यह फैला हुआ है अक्रॉस द होल नॉर्थ अफ्रीका, पूरे दक्षिणी अफ्रीका तक, यह पूरे उत्तरी अफ्रीका तक। नॉर्थ मतलब उत्तर होता भाई मेरे, गलती से निकल गया भैया। हाँ, तो यह केवल उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ है ना। द अरेबियन डेजर्ट इज आल्सो वेरी लार्ज डेजर्ट, करा अरेबियन डेजर्ट जो है आल्सो वेरी लार्ज डेजर्ट, भी बहुत बड़ा, क्या है लार्ज मतलब बड़ा, डेजर्ट यानी मरुस्थल है, मरुस्थल मरा हुआ ज़मीन, मरी हुई ज़मीन मरुस्थल यानी डेजर्ट कहलाती है, जिसमें कुछ भी नहीं उगता। करा इन इंडिया टू, भारत में भी, देयर इज़ ए डेजर्ट, एक मरुस्थल है, कॉल्ड थार डेजर्ट, जिसे थार मरुस्थल कहते हैं। बहुत बच्चे पढ़ चुके होंगे थार मरुस्थल के बारे में, जो राजस्थान में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। करा लाइफ इन द डेजर्ट इज टू नहीं लिखा है, टफ लिखा है। कह रहा है कि लाइफ इन द डेजर्ट, करा मरुस्थलों में जो जीवन होता है टफ होता है, यानी कठिन होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है ना। मरुस्थलों का जीवन बहुत कठिन होता है। आगे क्या कह रहा है, द डेज आर वेरी हॉट, दिन बहुत गर्म होते हैं, इसलिए वहाँ के लोग बहुत काले हो जाते हैं, है ना, मेरी तरह। आगे है एंड नाइट्स आर कूल, और रातें क्या हो जाती हैं बहुत ठंडी हो जाती हैं, ठीक है ना। दिन भर सब तपते हैं, लोहे की तरह एकदम गर्म होकर लाल हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, और रात में एकदम ठंडे, एकदम एसी की हवा लेकर सोते हैं भैया। बस आगे कह रहा है, अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और ये भी आपको जानना है कि JNV 2017 और 1999 में भी इस तरह का पैराग्राफ आया हुआ था, तो मैं भी सारे प्यारे बच्चे अच्छे से समझ लेंगे। द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया, दुनिया में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो याद रखना वो सहारा मरुस्थल है, ना कि क्या है, ना कि आपका इंडिया में है, वो कहाँ है, अफ्रीका में है। अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यानी सबसे बड़ा डेजर्ट पाया जाता है, वो है कहाँ, अफ्रीका में। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट माय एवरी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन डेजर्ट रीजन, एंड डेजर्ट रीजन यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होगा, देयर इज़ नो रेनफॉल्स, कोई बारिश नहीं होती है। इट रेन्स हैवली, तेज़ी से बारिश होती है। देयर इज एनफ रेन, बहुत भारी वर्षा होती है। देयर इज़ अ लिटिल रेन, बहुत कम वर्षा होती है। देयर इज़ फ्यू रेनिंग,
मतलब कम वर्षा होती है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, कोई बारिश नहीं होती है ऐसी बात गलत है, बारिश होती है। देयर इज हैविली रेन, हैविली इट रेन्स हैविली, बहुत भारी बारिश होती है, ये भी गलत है। कोई भी बारिश नहीं होती, ये भी गलत है। और एकदम बहुत तेज़ी से बारिश होती है, ये भी गलत है। बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ये भी गलत है। कम वर्षा होती है, अल्प वर्षा होती है, ये कथन सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, चौथा द सेकेंड क्वेश्चन इन द क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस and for the question number 2. Okay, now we goes to question number 3. The climate in the desert is, करा the climate in the desert is, the climate मतलब होता है जलवायु, यानी जल और वायु की स्थिति है ना, मौसम की स्थिति। करा जो जलवायु होती है इन द डेजर्ट, मरुस्थलों में होती है, बहुत सुहावनी होती है। गलत बात है भैया। डिफ़िकल्ट, कठिन होती है, में भी हो सकता है कंफर्टेबल, बहुत आरामदायक होती, यो गलत कह रहा है ना। कोल्ड होता है, ठंडा होता है, रात में ठंडा होता है, दिन में एकदम बुझा देता है, कहा भैया। आगे देखिए, डिफ़िकल्ट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 3, है ना। रात में तो एकदम ठंडा ठंडा भले रहता है, लेकिन ये क्लाइमेट की बात कर रहा है, जल और वायु की स्थिति हॉट एंड ड्राई होता है, और जो कि क्या है, डिफ़िकल्ट कंडीशन क्रिएट करता है। दैट इज़ नोन एज डिफ़िकल्ट एंड हॉट एंड ड्राई कंडीशन। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। डिफ़िकल्ट है ना, क्लाइमेट कैसा होता है, बहुत ही कठिन होता, असहज होता है। अब कह रहा डेट पाम यानी खजूर उगते हैं। डेट पाम ग्रोज, कहाँ उगते हैं भैया, मैदानों में। यहाँ पर आम, इमली, महुआ, बेर ये सब होता है ना। क्या होता है, मैंगो होता है, यहाँ पर बनाना होता है, केला होता है, ग्रेप्स होता है भैया। और क्या होता है, खजूर भी हो सकता है, यहाँ पर भी खजूर हो सकता है, और नीम होता है, पपाया हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पाम जो है बहुत रेयर पाए जाते हैं, डेट पाम। तो प्लेन्स में नहीं होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं होते हैं, वहाँ पर एप्पल होते हैं, कैसिव नट यानी आप कह सकते हैं काजू होता है, जो भी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो होते हैं। स्नोई रीजन, बर्फीले क्षेत्रों में भैया कुछ नहीं होता है, जम करके पेड़ में सब मर जाते हैं। लेकिन डेजर्ट जो होता है वही ये सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बता रहा है। तो डेजर्ट विल बी योर आंसर। अंडरस्टैंड बेटे, डेजर्ट विल बी योर आंसर। मरुस्थल में क्या होता है, खजूर होते हैं, है ना, खजूर होते हैं। और आपको एक क्वेश्चन और बताना है, तो बताना है नारियल कैसे क्षेत्रों में होते हैं। तो नारियल कैसे क्षेत्रों में होते हैं, अगर जिनको आंसर आ रहा है वो तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेरी फ्यू ट्रीज ग्रोज इन डेजर्ट बिकॉज, बहुत ही कम पौधे मरुस्थलों में उगते हैं। क्योंकि भैया, क्योंकि काहे खातिर बहुत कम पौधा उगता है। तो ये आपको बताना है, इसका आंसर बताना है। काहे कि मोस्ट ट्रीज नीड वाटर टू ग्रो, सब ज़्यादातर पौधों को पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उगने के लिए। तो कह रहा है कि वेरी फ्यू ट्रीज, कम पौधा उगते हैं, ज़्यादा पानी ज़रूरत होती है पौधों को उगने के लिए। इसके लिए देयर इज़ सैंड ऑल अराउंड, क्योंकि चारों ओर रेत होती हैं। नाइट्स आर वेरी कोल्ड, क्योंकि जो है रातें बहुत गर्म होती हैं, सॉरी ठंडी होती हैं। और देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ ट्रीज, कोई पेड़ों की देखभाल करने के लिए नहीं होता है। तो क्या होता भैया, वहाँ पर क्या है, मोस्ट ऑफ ट्रीज नीड वाटर टू ग्रो, बहुत सारे पौधों को पानी की ज़रूरत होती है वृद्धि करने के लिए। दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। सैंड तो होता है, रेत ज़रूरी नहीं रेत है तो पानी, अगर बारिश होगी तो रेत के नीचे भी मिट्टी होती है। रेत क्या है, मिट्टी का ही रूप है भाई। रेत क्यों हो जाता है, क्योंकि बारिश नहीं होती है, मिट्टी सूख करके रेतीली हो जाती है। लेकिन अगर हमारा पानी, अगर बारिश हो रही है तो वही रेत जो है धीरे धीरे फर्टाइल हो जाती है, और उसमें से पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। ऊपर की लेयर में रेत होती है, लेकिन उसके नीचे मिट्टी तो होती ही होती है बेटा। तो ये चीज़ है, क्योंकि वहाँ कम बारिश होती है और
पौधों को वृद्धि करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। आप गर्मियों में इस समय देख रहे होंगे कि बहुत सारे पौधे सूख रहे हैं, पानी न दीजिए 3 दिन बाद तुम्हारा जो धान में जो हम लगाए हैं उसके सीडलिंग्स लगाए हैं, जो उसकी बेहन हम लगाए हैं धान की, वह सूखा जा रहा है। काहे कि उसका पानी नहीं दे रहे हैं हम लोग, है ना। और बराबर से अगर पानी देते रहेंगे तो वो ड्राई नहीं होगा, सूखेगा नहीं। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट ट्रीज, ज़्यादातर पौधों को नीड वाटर टू ग्रो, पानी की ज़रूरत होती है वृद्धि करने के लिए। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? चलिए आगे हम चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। आगे है, आगे अब हम 12वां पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है अबाउट 350 ईयर्स देयर लिव्ड इन इंडिया एन एम्परर कॉल्ड शाहजहाँ। भैया शाहजहाँ था, वो रहा राजा था। वो क्या करता था, वो अपना बेगम की याद में बना दिया है ताजमहल, है ना। तो तुम्हारे लोग ताजमहल मत बनवा देना। चलिए ठीक है, देखो ज़रा। अबाउट 300 ईयर्स एगो, कह रहा है कि 300 वर्ष पहले, 300 कह रहा है 350 ईयर्स, 350 वर्ष पहले लगभग एक राजा, एक सम्राट रहा करता था। एम्परर मतलब होता है सम्राट, है ना। एक सम्राट रहा करता था, कि राजा रहा करता था, जिसका नाम क्या था, शाहजहाँ, जिसका नाम था शाहजहाँ, है ना। शाहजहाँ था। ही हैड ए ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट वाइफ। उसके पास एक सुंदर, है ना, बंदर ना ही बबुआ, सुंदर, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, तुम लोगों की तरह बुड़बक नहीं, इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंट वाइफ, यानी उस क्या थी, बुद्धिमान पत्नी थी, सुंदर थी और बुद्धिमान पत्नी थी। किसके पास, शाहजहाँ के पास। तो इंटेलिजेंट पत्नी थी। हु ही लव्ड वेरी मच, जिसे वो बहुत प्रेम करता था। whom ही लव्ड वेरी मच, जिसे वो बहुत प्रेम करता था। अब उसके बाद क्या हुआ, हर नेम वाज मुमताज। अच्छा, उसका नाम नहीं बताया था यहाँ पर। हर नेम वाज मुमताज महल, उनका नाम था मुमताज महल, बेगम मुमताज, है ना, जिनके नाम पर बन गया ताज। वाह वाह, क्या कविता कही है। देखो जरा, इट मुमताज महल, इट्स शॉर्टेंड फॉर्म ताजमहल, है ना। इसका ही शॉर्टेंड फॉर्म, जिसका संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है। जैसे कोई है शौर्य प्रताप सिंह, तो उसका नाम हो जाएगा डॉक्टर एसएन सिंह या एसपी सिंह, है ना। एसपी पहले में बन गया बिना किसी काम के, एसपी सिंह, है ना। तो वही चीज़ है जिसका शॉर्ट में फॉर्म, तो उसी तरह शॉर्टेंड फॉर्म जिसका संक्षिप्त रूप है ताजमहल। मुमताज महल को शॉर्ट में मुंह हटा करके ताजमहल कर दिया भैया। तो आगे जिसका मतलब है प्राइड ऑफ द पैलेस, जिसका मीन्स है प्राइड ऑफ द पैलेस, यानी जो महलों का स्वाभिमान, महलों का यानी सभी महलों का जो है क्या है, सबसे मतलब महलों का सबसे सम्मानित महल, एक तरीके से हम कह सकते हैं, है ना। प्राइड ऑफ पैलेस, जो या महलों का स्वाभिमान हम कह सकते हैं। इन द ईयर 1630, 1630 वर्ष 1630 में, वर्ष 16 जैसे 2022 चल रहा है ना भैया, उसी तरह से कभी 1630 था जब मुमताज महल थी उस समय, है ना। 1630 में दिस बिलव्ड वाइफ, है ना, ऑफ एम्परर डाइड, कह रहा है जो सम्राट की जो चहेती, बिलव्ड मतलब यहाँ पे चहेती यानी सबसे ज़्यादा प्रिय जो पत्नी थी, डाइड हो गई, मर गई भैया, कछु हो गया होगा उनको। तो देखो ज़रा, बिलव्ड एम्परर डाइड यानी जो उनकी बिलव्ड, दिस बिलव्ड वाइफ ऑफ एम्परर, यह जो सम्राट की जो चहेती पत्नी थी वो मर गई। द एम्परर डिसाइडेड आउट ऑफ लव फॉर हिज वाइफ to build her most beautiful thumb that had ever been seen। कह रहा है कि तब सम्राट ने, तब राजा ने निश्चय किया कि इसकी प्रेम के, है ना, आउट ऑफ द लव,
ऑफ फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी की, है ना, प्रेम के स्मृति के रूप में, एक स्मृति के रूप में, स्मृति चिन्ह के रूप में वह एक क्या है, सबसे ज़्यादा एक सुंदर इमारत बनाएगा, दैट हैड एवर बीन सीन, जिसे हमेशा हमेशा के लिए देखा जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद उसने क्या किया बबुआ, देखो ध्यान से। शाहजहां गैदर्ड, शाहजहां ने इकट्ठा किया, गैदर्ड का मतलब इकट्ठा किया, लिख लीजिए, इकट्ठा किया। शाहजहां ने इकट्ठा किया, कहाँ इकट्ठा किया, कंकड़ पत्थर नहीं, बेस्ट आर्टिस्ट मतलब बहुत बेहतरीन आर्टिस्टों को उसने इकट्ठा किया, है ना, कलाकारों को या भवन निर्माणकारों को उसने, जो आर्किटेक्ट फ्रॉम इंडिया, जो आर्किटेक्ट थे, यानी जो बहुत अच्छे शिल्पकार थे, कलाकार थे भारत के उस समय, तुर्की के, पर्सिया के और अरबिया टू डिज़ाइन द बिल्डिंग, यानी यही नहीं, भारत के जो प्रमुख आर्किटेक्ट थे और तुर्की के जो थे, पर्सिया यानी फारस देश के जो थे, अरब जो है ना, अरब सऊदी अरब के थे, उनको डिज़ाइन करने के लिए और इनका निर्माण करने के लिए उसने क्या किया, उन आर्टिस्टों को और उनको आर्किटेक्चरों को उसने इकट्ठा किया, जो भवन निर्माण करने वाले लोग थे, शिल्पकारों को उसने इकट्ठा किया। इट टुक मोर देन 20,000 मैन वर्किंग ओवर ए पीरियड ऑफ 18 ईयर्स, 18 वर्षों तक 20,000 लोग लगातार काम करते रहे, टू बिल्ड द ताजमहल का निर्माण करने के लिए, परहैप्स द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, जो यद्यपि सबसे ज़्यादा सुंदर बिल्डिंग यानी इमारत रही भारत में, जो करा यद्यपि सबसे ज़्यादा सुंदर इमारत भारत में रही। चलिए आगे देखते हैं। अब ये भैया 2017 में, 5 में और 2000 में इसका पूछा गया था, इससे ये पैराग्राफ आवा रहा। तो अब देखिए ज़रा, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को आपको, कुछ सम्स को आपके सामने रखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ एन आर्किटेक्ट, टू एडवाइज द किंग, टू बिल्ड पैलेस, टू डिज़ाइन बिल्डिंग, टू सुपरवाइज कुकिंग मील्स। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एन आर्किटेक्ट, कह रहा है एक आर्किटेक्ट का क्या काम है, राजा को सलाह देना, गलत, पहले में तीर घुपा गया इनका, है गलत हो गए। टू बिल्ड अ पैलेस, है ना, एक महल का निर्माण करना, गलत। टू सुपरवाइज कुकिंग मील, भोजन को के मतलब भोजन अगर बन रहा है तो उसको, उसकी देख रेख करना, गलत। टू डिज़ाइन ए बिल्डिंग, एक जो बिल्डिंग है, एक इमारत है, उसको डिज़ाइन करना है, उसका जो है, उसकी नक्काशी, मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर को बनाने में उसका जो है क्या है, उसकी डिज़ाइन बनाना है ना, उसकी रूपरेखा तैयार करना, दैट इज़ द वर्क ऑफ एन आर्किटेक्ट, है ना, एक आर्किटेक्ट का यही काम है। तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट प्यारे बच्चों फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। आगे है, पीपुल कंसीडर ताजमहल एज, ताजमहल को लोग समझते हैं, कंसीडर मतलब समझना होता है, इस चीज़ को याद रखिए, कंसीडर मतलब होता है समझना, याद रखना, समझना। हम कह रहे हैं कि आप 2 ही पैराग्राफ पढ़िए, 3 पैराग्राफ पढ़िए, लेकिन अच्छे से समझना है आपको, है ना, समझना। क्या समझना है, एक लार्ज रिवर, एक बड़ी नदी थी। द ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, भारत में एक सुंदर इमारत थी। ए वेरी टॉल बिल्डिंग, एक बड़ी इमारत थी। ए मेमोरी ऑफ एन एम्परर, और एक राजा की स्मृति थी। तो याद रखिए कि भारत की एक सबसे सुंदर इमारत के रूप में इसको समझा जाता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इन इंडिया, तो इसे समझा जाता है। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? आप सभी को समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ऐसे ही सबको समझ लेना है और याद कर लेना है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा विच वन इज़ द स्टेटमेंट एग्रीज विद द पैराग्राफ,
कौन सा इसमें से एक कथन क्या है, पैराग्राफ को एग्री करता है यानी सहमत करता है। इनमें से कौन सा एक कथन क्या है, पैराग्राफ यानी किसको, वाक्यांश को संतुष्ट करता है। शाहजहाँ वांटेड टू बिल्ड ए पैलेस फॉर हिमसेल्फ, शाहजहाँ खुद के लिए घर बनाना चाहता था, महल बनाना चाहता था। तब बबुआ पहले में गलत हो गया। ये आगे है, आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट फ्रॉम इंडिया आस्क्ड शाहजहाँ टू गिव देम वर्क, कह रहा केवल भारत से आर्किटेक्ट जो है और आर्टिस्ट जो कलाकार और जो भवन निर्माण के लिए रचना करने वाले लोग थे उनको बुलाया गया। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ भारत से ही नहीं। प्राइड ऑफ द पैलेस मीन्स शाहजहाँ हैं, प्राइड ऑफ पैलेस का मतलब शाहजहाँ होता है, ये भी गलत है ना। शाहजहाँ डिसाइडेड टू बिल्ड ए थंब फॉर हिज बिलव्ड, है ना, वाइफ। सही बात है, यही बात सही है कि शाहजहाँ अपनी चहेती पत्नी के लिए एक क्या स्मृति, एक थंब, एक स्मृति बनाना चाहता था, एक स्मृति महल बनाना चाहता था, है ना, एक थंब, एक निशानी बनवाना चाहता था उनके लिए। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद बिल्डिंग, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इनमें से कौन सा जोड़ा जो क्या है, एसोसिएटेड, संबंधित नहीं है, विद द बिल्डिंग यानी इमारत से। कौन सा, पेंटर्स एंड कारपेंटर्स, टीचर्स एंड डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स, मेसन एंड प्लम्बर। कह रहा कि इमारत निर्माण में मेसन प्लम्बर लगते हैं, इमारत निर्माण में आर्किटेक्ट और इंजीनियर लगते हैं, पेंटर और कारपेंटर बढ़ई भी लगते हैं, और जो पुताई करने वाले है ना रंगसाज भी लगते हैं। तो कौन नहीं लगता भैया, डॉक्टर और टीचर लोगों को क्या ज़रूरत है एक मकान बनाने में, है ना, वो इंसान बनाने में, एक सामाजिक व्यक्ति बनाने में अध्यापक और एक चिकित्सक का काम होता है स्वास्थ्य सही करने में, लेकिन इसका इमारत निर्माण में कोई योगदान नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 will be right for the question number 4 which is not associated with building, जो इमारत निर्माण से संबंधित नहीं है। अब इसके बाद कह रहा है ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था, ताजमहल वाज बिल्ट, ताजमहल का निर्माण किया गया था आउट ऑफ लव फॉर मुमताज महल, मुमताज महल की मतलब प्रेम के लिए, बिकॉज मुमताज महल वाज इंटेलिजेंट, क्योंकि मुमताज महल बहुत बुद्धिमान थी, टू लेट द वर्ल्ड नो मुमताज महल वाज ब्यूटीफुल, इसलिए कि लोग जाने, संसार जाने कि मुमताज महल बहुत सुंदर थी, टू प्रोटेक्ट मुमताज महल फ्रॉम हिज एनिमीज, मुमताज महल से उनके शत्रुओं की रक्षा करने के लिए। तो ये ताजमहल वाज बिल्ट टू लेट द वर्ल्ड नो दैट मुमताज महल वाज ब्यूटीफुल। तो कह रहा है कि ये भी तो सही है, आउट ऑफ द लव फॉर मुमताज महल, कह रहा कि अपनी पत्नी की मुमताज महल की प्रेम को दिखाने के लिए, कि ये दिखाने के लिए कि मुमताज महल बहुत सुंदर थी। तो मुमताज महल सुंदर थी ये तो ठीक है, लेकिन जो है अपने प्रेम को दर्शाने के लिए सुंदर इमारत बनवाया उसने, किसको दर्शाने के लिए, अपने प्रेम को, मुमताज महल के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए उसने क्या किया, ताजमहल का निर्माण करवाया। प्यारे बच्चों, इसके बाद भी पैराग्राफ है, तो ये जो है ये बस हम आज यहाँ तक ही आपको जो है पढ़ा करके ये करते हैं, वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो बेटे। अपना ख्याल रखिएगा और रिवीजन करते रहिए, कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से नहीं ज्ञान होगा, लेकिन अगर हम रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ और रेगुलरिटी के साथ, पेशेंस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तो मे बी वी कैन बी सक्सेस इन आवर एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, इसी के साथ बेस्ट विशेस बेटे, मिलते हैं अगले सेशन पे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।